कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को गुस्से में कुछ बोल दिया और कुछ मिनट बाद लगा यार ये नहीं कहना चाहिए था, या फिर कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बिजनेस आइडिया बताया और आपने बिना सोचे पैसा लगा दिया क्योंकि अंदर से आवाज आई यही मौका है, और फिर कुछ महीनों बाद पता चला कि वो फैसला गलत था। वो जो 1 सेकंड में लिया गया हाँ था वही आपकी हार की वजह बन गया। दोस्त, यही कहानी है उस दिमाग की जो तेज सोचता है और उस दिमाग की जो धीरे लेकिन गहराई से सोचता है। आज हम उस अदृश्य जंग में उतरेंगे जो हर इंसान के सिर के अंदर चलती है। एक तरफ आपका फास्ट माइंड सिस्टम 1 जो तेज, भावनात्मक और इंट्यूटिव है। दूसरी तरफ आपका स्लो माइंड सिस्टम 2 जो शांत, सोच समझकर और लॉजिकल है। कहानी शुरू होती है राहुल से। राहुल मुंबई में एक मिडिल क्लास जॉब करता था। हर दिन लोकल ट्रेन पकड़ना, ऑफिस का टेंशन, ईएमआई का दबाव, जिंदगी बस चल रही थी। एक दिन उसके ऑफिस में एक दोस्त बोला, भाई क्रिप्टो में पैसा लगा दे, डबल हो जाएगा। राहुल ने बिना रिसर्च किए उसी शाम 50,000 रुपए लगा दिए। पहले हफ्ते में थोड़ा मुनाफा दिखा और उसके अंदर की तेज सोच ने बोला, देखा तू तो जीनियस है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब गिर गया। पैसा गया, नींद गई और दिमाग में एक ही सवाल, मैं इतना मूर्ख कैसे बन गया। दोस्त, राहुल मूर्ख नहीं था, वो इंसान था। और हर इंसान के अंदर 2 दिमाग होते हैं, एक जो फौरन फैसला करता है और एक जो धीरे धीरे सोचता है। सिस्टम 1 तेज दिमाग, ये वो दिमाग है जो आपके अंदर इंस्टिंक्ट से काम करता है। जैसे कोई अचानक आपके सामने आता है तो आप झट से साइड हो जाते हैं, आपने सोचा नहीं, बस किया। सिस्टम 1 काम करता है बिना कोशिश के, बिना चेतावनी के। ये आपका ऑटोमेटिक मोड है। चेहरा पहचानना, किसी के गुस्से को समझना या 2+2=4 कहना, सब इसी सिस्टम 1 की देन है। लेकिन जब यही दिमाग फैसले लेने लगता है तो अक्सर गलतियां करता है क्योंकि वो गहराई में नहीं जाता। सिस्टम 2 धीमा दिमाग। अब बात करते हैं सिस्टम 2 की। ये वो हिस्सा है जो गहराई से सोचता है। ये लेजी है लेकिन इंटेलिजेंट है। जब आपको 17×24 निकालना होता है या कोई बड़ा फैसला लेना होता है तब सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है। समस्या यह है कि सिस्टम 2 को मेहनत करनी पड़ती है और इंसान को मेहनत पसंद नहीं। इसलिए हम ज्यादातर सिस्टम 1 से ही काम चला लेते हैं, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। दोनों दिमागों की जंग। कहानेमान कहते हैं हमारे अंदर हर वक्त ये दोनों दिमाग लड़ते रहते हैं। सिस्टम 1 कहता है बस करो, जल्दी फैसला लो। सिस्टम 2 कहता है रुको, सोचो, सबूत देखो। लेकिन हम अक्सर सिस्टम 1 की सुनते हैं क्योंकि वो आरामदायक और आत्मविश्वास से भरा लगता है। सिस्टम 1 हमें कहता है तुम्हें सब पता है। सिस्टम 2 कहता है पता नहीं, चेक करो। और इंसान को वही पसंद है जो उसे हीरो फील कराए, इसलिए सिस्टम 1 जीत जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आपने कितनी बार कोई खबर व्हाट्सएप पर पढ़कर मान ली, आज रात 12 बजे सूर्य गायब हो जाएगा, या सरकार 1000 रुपए मुफ्त दे रही है। हमारे सिस्टम 1 को ये बातें रियल लगती हैं क्योंकि वो इमेजेस और इमोशंस से प्रभावित होता है। सिस्टम 2 अगर एक्टिव होता तो हम सोचते क्या ये सच में पॉसिबल है, लेकिन हम जल्दी में फॉरवर्ड दबा देते हैं। यही है हमारी तेज सोच की कमजोरी। कॉन्गमन एक छोटा सवाल पूछते हैं कि एक बल्ला और एक गेंद की कुल कीमत 110 रुपए है। बल्ला गेंद से 100 रुपए महंगा है, तो गेंद की कीमत क्या हुई? ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देते हैं 10 रुपए, लेकिन वो गलत है। सही जवाब है 5 रुपए। क्यों? क्योंकि सिस्टम 1 जल्दीबाजी करता है। उसे लगता है 100 + 10 = 110, बस खत्म। लेकिन सिस्टम 2 जब सोचता है तो समझता है कि अगर गेंद 10 रुपए की होगी तो बल्ला 110 रुपीस का होगा, यानी कुल 120। इसलिए असली जवाब 5 रुपए है। यही फर्क है तेज सोच और धीमी सोच में। लेसन फ्रॉम लाइफ। कई बार हम रिश्तों में, करियर में और पैसों में बिना सोचे फैसले ले लेते हैं क्योंकि सिस्टम 1 कहता है बस करो, लेकिन सिस्टम 2 कहता है रुको, सोचो, क्या यह सही है। तेज सोच काम आती है जब सिचुएशन इमरजेंसी हो, लेकिन जिंदगी के बड़े फैसलों में धीमी सोच ही सही दिशा देती है। शोपेस। सोचो एक लड़की है नेहा,
उसे इंस्टाग्राम पर कोई दिखता है जो हर रोज मोटिवेशन डालता है, बड़ा सक्सेसफुल दिखता है। वो सोचती है मुझे भी उसकी तरह बनना है। वो उसे दिन अपनी स्टडी नौकरी छोड़ देती है और कंटेंट क्रिएशन शुरू कर देती है। 3 महीने बाद नो इनकम, नो क्लैरिटी और अब गिल्ट, क्योंकि वो सिस्टम 1 से चली थी, सिस्टम 2 से नहीं। अगर वो पहले 1 महीना सोचकर, रिसर्च करके, प्लान बनाकर कदम रखा होता तो रिजल्ट कुछ और होता। अवेयरनेस इक्वल्स पावर। काहेमान कहते हैं बायसेस को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें पहचानना ही आपकी शक्ति है। जब भी आपको लगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं या बहुत जल्दी फैसला ले रहे हैं, तो ठहर जाइए, सिस्टम 2 को एक्टिवेट कीजिए। एक डीप ब्रेथ लीजिए और पूछिए, क्या मैं सच में सब समझ गया हूं या बस मुझे ऐसा लग रहा है? यही सवाल आपका माइंडसेट बदल सकता है। अभी सोचिए, पिछले 1 महीने में कौन सा फैसला आपने बिना सोचे लिया था और बाद में रिग्रेट हुआ? वो सिस्टम 1 की जीत थी। अब एक और सिचुएशन सोचिए जहां आपने कामली सोचकर फैसला लिया और नतीजा बेहतर निकला। वो सिस्टम 2 की जीत थी। हर दिन आपको ये चुनना होता है कि क्या मैं अपने दिमाग को चलने दूं या चलाऊं। दोस्त, तेज सोच तुम्हें फौरन राहत देती है, लेकिन धीमी सोच तुम्हें जिंदगी भर की राहत देती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां सब फास्ट चाहते हैं, तुम स्मार्ट बनो। जब सब भाग रहे हो, तुम एक कदम रुक कर सोचो, क्योंकि धीरे चलने वाला अक्सर सबसे आगे निकलता है। अब जब हमने जाना कि हमारे अंदर 2 दिमाग हैं, अब वक्त है समझने का कैसे ये दिमाग हमें रोज धोखा देते हैं। दिमाग की चालाकियां, कॉग्निटिव बायसेस। मैं सोचता था मैं स्मार्ट हूं, लेकिन अब लगता है मेरा दिमाग ही मुझे धोखा दे रहा है। रात के 11 बजे थे। राहुल अपनी टेबल पर बैठा था, सामने एक पुराना लैपटॉप, कुछ प्लानिंग की नोट्स और एक कप ठंडी कॉफी। वो सोच रहा था कि पिछले हफ्ते जो बुरा बिजनेस डिसीजन लिया, उसमें गलती उसकी नहीं, उसके दिमाग की थी। कुछ दिन पहले राहुल ने एक नया मोबाइल खरीदने का सोचा। पहली वेबसाइट पर उसे दाम दिखा ₹45,000। दूसरी साइट पर वही मोबाइल 39,000 में था। राहुल ने झट से खरीद लिया, ये सोचकर कि वाह, 6,000 सस्ता मिल रहा है। लेकिन अगले दिन ऑफिस के एक दोस्त ने बताया कि असली प्राइस तो 35,000 ही है और बाकी वेबसाइट्स बस पहले ज्यादा प्राइस दिखाकर दिमाग को एंकर करती हैं ताकि 39,000 भी सस्ता लगे। यही है एंकरिंग बायस, जहां पहली जानकारी आपके फैसलों को जकड़ लेती है। राहुल सोच में पड़ गया कि अगर एक मोबाइल के दाम में फंस सकता हूं, तो जिंदगी के बड़े डिसीजंस में कितनी बार फंसा हूं। अब सोचिए, बैकग्राउंड म्यूजिक है स्लो रियलाइजेशन का। राहुल अपने बिजनेस के बारे में बहुत पॉजिटिव था। वो हर दिन बस वही आर्टिकल्स पढ़ता जो कहते कि युवा उद्यमी जरूर सफल होंगे, और जो भी नेगेटिव राय मिलती वो कहता ये लोग जेलस हैं। लेकिन जब उसकी कंपनी के पैसे खत्म होने लगे, तब उसने सोचा कि मैंने रियलिटी नहीं देखी, मैंने बस वो देखा जो मैं देखना चाहता था। उसका मेंटर बोला, राहुल, सच्चा सोचने वाला वही है जो अपनी सोच पर शक कर सके। यही है कॉन्फर्मेशन बायस। हम वही मानते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगे, सच्चाई चाहे कहीं भी हो। राहुल ने अब फैसला लिया कि मैं अब सिर्फ एविडेंस पर भरोसा करूंगा, ईगो पर नहीं। एक दिन राहुल की बहन ने कहा, भैया न्यूज में रोज चोरियां सुनते हैं, बाहर मत निकलना। राहुल मुस्कुराया, सिर्फ कुछ केसेस दिखते हैं, पर देश में करोड़ों लोग सुरक्षित रहते हैं। उस वक्त उसे याद आया कि डैनियल कहनमैन की किताब में यही लिखा था कि हम उस जानकारी को ज्यादा मानते हैं जो हमारे दिमाग में आसानी से आती है। टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज, ये सब हमारा सिस्टम 1 एक्टिवेट करते हैं, जो डर को तेजी से महसूस करता है। पर सिस्टम 2, जो ठंडे दिमाग से सोचता है, वो रेयरली एक्टिव होता है। राहुल अब हर हेडलाइन पर भरोसा नहीं करता था। वो डेटा देखने लगा, ट्रेंड समझने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर क्रिटिकल थिंकिंग आने लगी। राहुल को लगा कि अब वो एक्सपर्ट बन गया है। इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटिंग, हायरिंग, हर चीज में उसे लगता कि मुझसे बेहतर कौन जाने। लेकिन फिर आया एक झटका। उसने एक प्रोजेक्ट में पूरा पैसा लगा दिया, बिना टीम से डिस्कस किए। पर प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया और उसके इन्वेस्टर ने सिर्फ एक लाइन कही, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस जानलेवा है। उस दिन राहुल ने जाना कि जब हमें लगे कि हम नहीं गलती कर सकते, वही पल हमारी सबसे बड़ी गलती होती है।
जब राहुल किसी और की सक्सेस स्टोरी सुनता तो उसे लगता, अरे इसमें क्या मुश्किल थी, ये तो ऑब्वियस था। पर अब जब खुद गलती कर चुका था तो समझा, हर चीज बाद में आसान लगती है, पर उस वक्त की अनसर्टेनिटी को कोई नहीं समझता। उसने अपनी डायरी में लिखा, भविष्य को समझने से ज्यादा मुश्किल है अपने पिछले फैसलों को सही तरीके से देखना। राहुल को एक क्लाइंट ने ऑफर दिया कि हमारा प्लान 90% सक्सेस रेट के साथ है। वो खुश हो गया। फिर दूसरे दिन किसी और ने कहा, हमारा प्लान सिर्फ 10% फेल होता है। राहुल ने कहा, नहीं, ये रिस्की लग रहा है। फिर उसे एहसास हुआ कि दोनों बातें एक ही थीं, बस फ्रेमिंग अलग थी। उसने सीखा कि शब्द परसेप्शन बदल देते हैं। अब वो किसी भी डेटा को सुनने से पहले पूछता, क्या इसे किसी और एंगल से देखा जा सकता है? जब राहुल जीतता था तो कहता, मेहनत मेरी थी। जब हारता था तो कहता, मार्केट खराब था। यही है सेल्फ सर्विंग बायस, जहां ईगो अपनी सुरक्षा के लिए सच्चाई को तोड़ देता है। एक दिन उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर तुम हार का श्रेय भी खुद को दोगे तभी तुम सच में जीतना सीखोगे। उस दिन राहुल ने डायरी में लिखा, ईगो और ग्रोथ साथ नहीं चल सकते। धीरे धीरे राहुल समझने लगा कि दिमाग सोचने के लिए बना है, पर हमेशा सही सोचने के लिए नहीं। वो अब हर थॉट को ऑब्जर्व करता, ये डिसीजन लॉजिक से आया है या इमोशन से। वो अब अपने दिमाग को एनिमी नहीं मानता था, बल्कि एक पार्टनर की तरह हैंडल करता था। हर इंसान बायसेस से गुजरता है, फर्क बस इतना है कौन उन्हें पहचानता है और कौन उनके गुलाम बनता है। जब भी कोई फैसला लो, थोड़ा रुक कर सोचो, क्या मैं सच में सोच रहा हूं या बस अपने दिमाग की चाल चल रहा हूं? राहुल ने अब सोचना सीख लिया था, तेज भी और धीमा भी। लेकिन असली बुद्धिमानी अब अगले हिस्से में आने वाली थी, जहां वो सीखेगा कि क्यों हमारी यादें और भावनाएं हमारे फैसलों को चुपके से हाईजैक कर लेती हैं। राहुल का टकराव, दिल बनाम दिमाग। रात का सन्नाटा था। खिड़की से आती ठंडी हवा और कमरे में जलती एक हल्की सी लाइट। राहुल अपने डायरी खोलकर लिख रहा था, कभी कभी सही लगने वाली चीज दिल तोड़ देती है और गलत लगने वाली चीज सुकून दे जाती है। पिछले कुछ महीनों में राहुल ने अपने सोचने के तरीके को सुधार लिया था। वो बायसेस को पहचानना सीख गया था, लेकिन अब उसके सामने एक नया इम्तिहान था, इमोशन वर्सेस लॉजिक। उसकी जिंदगी में फिर एक नया मोड़ आया था, एक रिश्ता, एक मौका और एक डर। जब दिल ने कहा हां, दिमाग ने कहा रुको। राहुल की मुलाकात ऑफिस की नई इंटर्न रिया से हुई थी। रिया की मुस्कान, उसका जज्बा और उसकी सोच, सब कुछ राहुल को आकर्षित कर रहा था। धीरे धीरे बातें बढ़ी, कॉफी, प्रोजेक्ट्स, देर रात की बातें। राहुल के दिल में कुछ बदल रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था, अभी तुम्हारा स्टार्टअप मुश्किल में है, डिस्ट्रैक्शंस मत लो। दिल कहता, जिंदगी सिर्फ काम नहीं होती। रात भर राहुल बेचैन रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसकी सुने, दिल की या दिमाग की। डैनियल कहनमैन का सबक। राहुल ने अपनी टेबल पर रखी वही किताब उठाई, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उसमें एक लाइन अंडरलाइन थी, इमोशंस आर फास्ट, लॉजिक इज स्लो, बट बोथ आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। राहुल मुस्कुराया, यानी मैं गलत नहीं, बस इंसान हूं। वो समझ गया कि उसका सिस्टम 1 यानी दिल तेजी से महसूस करता है और सिस्टम 2 यानी दिमाग धीरे सोचता है। तो लड़ाई किसी एक की नहीं थी, संतुलन की थी। इमोशन का शैडो, लॉस एवर्जन। कुछ हफ्ते बाद राहुल के स्टार्टअप को एक इन्वेस्टर से ऑफर मिला। इन्वेस्ट करने का मौका था, लेकिन शर्तें कड़ी थीं। राहुल का दिमाग कहता, रिस्क लो, ये ग्रोथ का मौका है। दिल कहता, अगर गलती हुई तो सब कुछ चला जाएगा। उसने फिर कहनमैन का प्रिंसिपल याद किया, लॉस एवर्जन। हमारे दिमाग को हार का दर्द जीत के खुशी से ज्यादा महसूस होता है। राहुल ने गहरी सांस ली। डरने से बेहतर है सीखना। उसने लॉजिकल एनालिसिस किया, डेटा देखा, मेंटोर से बात की और फिर कामली डिसाइड किया, यस आई विल टेक द रिस्क। कई महीने बाद वही डील उसकी कंपनी को उठाने वाली साबित हुई। रिया का डिसीजन। स्टार्टअप चल पड़ा था, पर रिया अब किसी दूसरे शहर जाने वाली थी। राहुल के सामने फिर वही सवाल था, दिल या दिमाग। उसका दिल चिल्ला रहा था, जाओ उसे रोक ले, पर दिमाग कह रहा था, हर चीज को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। राहुल बैल्कनी में खड़ा आसमान देख रहा था। धीरे से बोला, कभी कभी प्यार को जाने देना भी समझदारी होती है।
उसने रिया को शुभकामनाएं दी और खुद से कहा, अब मैं अपने इमोशन को दबाऊंगा नहीं, बस समझूंगा। इमोशन थिंकिंग, दोस्त की गलती। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त अमन कंपनी से पैसा लेकर भाग गया। राहुल को गुस्सा आया, दिल टूटा। दिल ने कहा, बदला लो। दिमाग बोला, शांति रखो, कानून के रास्ते चलो। रात भर राहुल ने खुद को रोका। सुबह उठकर पुलिस कंप्लेन की और कामली काम पर लौट गया। उसने डायरी में लिखा, इमोशन को कंट्रोल करने का मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना है। इमोशनल इंटेलिजेंस। धीरे धीरे राहुल समझने लगा कि इमोशन वर्सेस लॉजिक की लड़ाई असल में जीवन का हर दिन है। कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी डील में, कभी खुद से, कभी दुनिया से। उसने एक फॉर्मूला लिखा, फील प्लस थिंक इक्वल्स डिसाइड। पहले महसूस करो, फिर सोचो और फिर फैसला लो। वो अब हर इमोशन को एक सिग्नल मानता था, ना कि कमांड। अगर डर आता तो पूछता क्यों, अगर खुशी मिलती तो ग्रैटिट्यूड करता। वो इमोशनल अवेयरनेस डेवलप कर रहा था। इमोशन मोमेंटम। एक मोटिवेशनल सेमिनार में राहुल ने एक बात कही, इमोशन तुम्हारी गाड़ी का इंजन है और लॉजिक उसका स्टीयरिंग। लोग ताली बजाने लगे, पर राहुल जानता था ये लाइन किताब से नहीं, जिंदगी से निकली है। अब वो हर मॉर्निंग मेडिटेशन करता, अपने मन को ऑब्जर्व करता कि आज मैं काम हूं या रिएक्टिव। धीरे धीरे उसकी डिसीजन मेकिंग पावर दूसरों से अलग दिखने लगी। मास्करिंग बैलेंस। कुछ महीने बाद राहुल ने अपनी कंपनी में एक रूल बना दिया, हर बड़े डिसीजन से पहले टीम 2 सवाल पूछेगी, क्या ये फैसला इमोशन से आया है और क्या हमने इसका लॉजिक चेक किया है। उसका मेंटोर मुस्कुराया, अब तुम सोचने लगे हो राहुल, फास्ट भी और स्लो भी। इमोशन को दुश्मन मत समझो, वो तुम्हारे अंदर की इंसानियत है। लॉजिक को भगवान मत मानो, वो भी गलत हो सकता है। दोनों को सुनो, क्योंकि समझदारी इन दोनों के बीच की जगह में रहती है। जब भी फैसला लो, पहले फील करो, फिर सोचो और फिर डिसाइड करो। अब राहुल ने अपने मन को समझ लिया था, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा, जहां वो सीखेंगे कि यादें, अनुभव और समय हमारी सोच को कैसे शेप करते हैं। यादें और अनुभव, मेमोरी इल्यूजन। हल्की बारिश की आवाज, खिड़की पर टपकते पानी की बूंदें, राहुल की आवाज में गहराई। कभी कभी हमें लगता है हमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन असल में हमारा दिमाग बस कुछ टुकड़े याद रखता है और बाकी सब मिटा देता है। राहुल अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। हर पन्ना किसी याद से जुड़ा था, कुछ अच्छे, कुछ कड़वे, कुछ अधूरे। वो मुस्कुराया, अजीब है, कुछ चीजें वैसे हुई ही नहीं जैसे मुझे याद है। उसी पल उसे याद आया कहानी मन की किताब की एक लाइन, हमारे पास 2 सेल्फ होते हैं, एक जो जीता है यानी एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, और एक जो याद रखता है यानी रिमेंबरिंग सेल्फ। 2 राहुल, जो जी रहा है और जो याद रख रहा है। राहुल अब सोच में डूब गया, क्या मैं वो इंसान हूं जो उस वक्त कुछ महसूस करता है, या वो जो बाद में याद करता है। उसे याद आया, कुछ महीने पहले गोवा ट्रिप पर गया था। तब उसने हर पल एंजॉय किया था, बीच, लाफ्टर, फ्रीडम। लेकिन बाद में किसी छोटी लड़ाई की वजह से जब किसी ने कहा ट्रिप खराब थी ना, तो उसके दिमाग ने मान लिया, हाँ खराब थी। असल में ट्रिप अच्छी थी, पर उसकी याद को उस एक नकारात्मक पल ने डिफाइन कर दिया। यही है मेमोरी इल्यूजन, जहां हमारा दिमाग पूरे अनुभव को नहीं, बस हाइलाइट्स को याद रखता है। पीक एंड रूल, यादों का शॉर्टकट। कुछ दिनों बाद राहुल ने कहानी मन की एक टॉक सुनी। हम किसी अनुभव को 2 बातों से याद रखते हैं, उसकी सबसे तीव्र घटना पीक और उसका आखिरी पल एंड। उसे फ्लैशबैक आया, जब वो हॉस्पिटल में था अपने पिता के साथ। पूरे 10 दिन हर दिन थोड़ा सुधार हो रहा था, लेकिन 11वें दिन पिताजी नहीं रहे। आज जब राहुल उस हॉस्पिटल को याद करता है तो उसे सिर्फ आखिरी दिन याद आता है। दर्द, हानि, आंसू, बाकी सारे पॉजिटिव पल फेड हो गए। राहुल ने डायरी में लिखा, हमारे दिमाग के लिए अंत पूरी कहानी का रंग बदल देता है जब यादें झूठ बोलती हैं। राहुल को अपने पुराने दोस्त से मुलाकात हुई। वो कॉलेज के दिनों की बातें कर रहे थे। दोनों को एक ही घटना याद थी, पर डिटेल अलग अलग। राहुल बोला, तू गिरा था सीढ़ियों से। दोस्त बोला, नहीं तू गिरा था। दोनों हंस पड़े, पर फिर राहुल को एहसास हुआ, मेमोरी इज रिकंस्ट्रक्शन नॉट रीप्ले।
दिमाग हर बार यादों को थोड़ा थोड़ा बदलता है, जैसे कोई कहानी हर बार सुनाने पर नई हो जाती है। उसने सोचा, अगर मेरी यादें ही बदल सकती हैं तो क्या मैं अपने अतीत के गुलाम नहीं, उसका लेखक भी बन सकता हूं। द हैप्पीनेस ट्रैप, यादें वर्सेस अनुभव। राहुल अब हर हफ्ते मेडिटेशन करता था। एक दिन मेंटर ने पूछा, क्या तू खुश है या तुझे बस लगता है कि तू खुश है? राहुल चौंका। मेंटर ने समझाया, हम ऑफन यादों की खुशी को वर्तमान की खुशी मान लेते हैं। जैसे किसी पार्टी की याद अच्छी लगती है, पर जब तुम वहां थे शायद थकान या बोर्डम महसूस कर रहे थे। इसलिए कहानीमन कहते हैं, हम एक्सपीरियंस नहीं मेमोरी के लिए जीते हैं। राहुल अब हर दिन का एक एक्सपीरियंस लॉग लिखने लगा। आज क्या महसूस किया, क्या देखा, क्या सीखा, बिना फिल्टर के। धीरे धीरे उसने महसूस किया वो अब ज्यादा प्रेजेंट रहने लगा था। डिसीजन बाय मेमोरी, यादों का असर। एक इन्वेस्टर मीटिंग में राहुल को डेजावू हुआ। उसे लगा, ऐसी मीटिंग में पहले भी मुझे धोखा मिला था। दिल बोला, मत मानना, पर दिमाग ने कहा, अब की बार हालात अलग हैं। उसने कामली सोचा, पिछली बार मैं इनएक्सपीरियंस्ड था, अब नहीं। उसने डील की और वो सक्सेस बन गई। वो समझ गया, हमारी यादें अक्सर डर के रंग में रंगी होती हैं। अगर हम उन्हें पूरी तरह मान लें तो हम वही गलतियां फिर से न दोहराएं, पर नए मौके भी खो दें। यादों को हील करना। एक शाम राहुल अपनी मां के पास गया। मां पुराने फोटो एल्बम देख रही थी। एक फोटो में छोटा राहुल टूटी हुई साइकिल के पास रो रहा था। मां बोली, तू कितना रोया था उस दिन? राहुल मुस्कुराया, पर अब जब देखता हूं तो लगता है वो दिन मजेदार था। मां बोली, यादें बदल जाती हैं बेटा, अगर दिल बदल जाए। राहुल ने डायरी में लिखा, मेमोरी को हील करने का तरीका है उसे नए मीनिंग देना। एक्सपीरियंस वर्सेस स्टोरी। कहानीमन कहते हैं, द एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वांट्स पीस, द रिमेंबरिंग सेल्फ वांट्स स्टोरीज। राहुल ने बात गहराई से समझी। वो अब हर कठिन अनुभव से एक कहानी निकालता। क्यों हुआ, मैंने क्या सीखा, अब मैं कैसा इंसान हूं। उसके लिए हर दर्द अब कहानी बन गया था, हर हार एक सीख, हर याद एक नया वर्जन। द पावर ऑफ नाउ। कई महीने बाद राहुल ने एक सेमिनार में कहा, अगर तुम हर पल को पूरी तरह से जी लो तो कल तुम्हें यादों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तालियां बजाने लगे। राहुल अब समझ चुका था, खुशी अतीत की कहानी नहीं बल्कि वर्तमान का अनुभव है। हमारे पास दो सेल्फ हैं, जो जीता है और जो याद रखता है। दोनों की सुनो। दूसरा, पीक एंड रूल याद रखो, किसी अनुभव को सिर्फ अंत से मत जजो। तीसरा, यादें झूठ बोल सकती हैं, इसलिए हर दिन नए मीनिंग दो। चौथा, प्रेजेंट में रहना सीखो, क्योंकि यादें तभी खूबसूरत बनती हैं जब हम उन्हें सच में जीते हैं। राहुल ने अब अपने अतीत से दोस्ती कर ली थी। अब वो आगे बढ़ रहा था एक नई दिशा में, जहां सोचने से भी ज्यादा जरूरी था महसूस करना और माफ करना। फैसलों का खेल, डिसीजन ट्रैप्स। एक ऐसी कहानी जो तुम्हें अपने ही हर डिसीजन पर सोचने पर मजबूर कर देगी। राहुल अब थोड़ा बदल चुका था। पहले जैसा इंपल्सिव नहीं था, अब वो हर चीज पर सोचने लगा था, क्या यह सही है, क्या गलत। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि ज्यादा सोचना भी एक ट्रैप है। डैनियल kahneman कहता है, हमारा दिमाग हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सो शॉर्टकट का ट्रैप। एक सुबह राहुल अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर से मिलने गया। इन्वेस्टर ने पूछा, वाई शुड वी ट्रस्ट यू? राहुल ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, बिकॉज आई वर्कड हार्ड, आई हैव स्ट्रगल्ड। मीटिंग खत्म हुई। इन्वेस्टर ने फंडिंग नहीं दी। रात को राहुल सोचता रहा, मैंने तो सही बोला था, फिर भी ना क्यों कहा। और फिर उसे एहसास हुआ, उसने इमोशन बेस्ड जस्टिफिकेशन दी थी, डेटा बेस्ड प्रूफ नहीं। उसका दिमाग उस वक्त बस शॉर्टकट ले गया, हार्ड वर्क इक्वल्स टू डिजर्विंग। पर बिजनेस में लॉजिक चाहिए, इमोशन नहीं। यही होता है डिसीजन ट्रैप नंबर 1, अवेलेबिलिटी बायस, जहां हम वही चीज सही मान लेते हैं जो हमें ज्यादा आसानी से याद आती है। कॉन्फिडेंस का जाल। कुछ हफ्तों बाद राहुल को लगा कि अब वो अपने डिसीजंस में परफेक्ट है। हर चीज प्रिडिक्ट कर सकता है, कौन सा एड चलेगा, कौन फेल होगा। एक दिन उसने बिना टेस्ट किए, बिना सर्वे किए एक नया कैंपेन लॉन्च कर दिया। रिजल्ट फ्लॉप, लाखों का नुकसान। वो हंसा, बोला, मुझे लगा मैं एक्सपर्ट बन गया हूं। पर सच ये था कि वो ओवर कॉन्फिडेंस बायस में फंस गया था। kahneman लिखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इज द मदर ऑफ ऑल बायसेस,
यानी जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम हमेशा सही हैं, तब असल में हम सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। प्रेडिक्टेबल इल्यूजन्स। अब राहुल को एक अजीब डर सताने लगा। क्या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है? वो अपने डिसीजंस पर शक करने लगा। एक दिन उसने kahneman की किताब के एक पेज पर नजर डाली जहां लिखा था, What you see is all there is। मतलब जो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारा दिमाग उसे ही पूरा सच मान लेता है, भले असलियत कुछ और हो। राहुल ने देखा कि हर डिसीजन में वो विजिबल डेटा देखता था, हिडन फैक्ट्स कभी नहीं। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में हर इंसान पार्शियल इंफॉर्मेशन से जजमेंट लेता है, क्योंकि हमारे पास हमेशा पूरा सच नहीं होता। गट फीलिंग वर्सेस लॉजिक। अब राहुल के सामने एक बड़ा फैसला था, कंपनी को दिल्ली में शिफ्ट करे या बैंगलोर। दिल कहता था बैंगलोर, वहां वाइब्स हैं, लोग टेक समझते हैं। दिमाग कहता था दिल्ली, वहां मार्केट बड़ा है। उसने 2 दिन तक डेटा कलेक्ट किया, फिर दोनों जगह गया। वहां उसे महसूस हुआ बैंगलोर का कल्चर तो अच्छा है, लेकिन उसके टारगेट क्लाइंट्स दिल्ली में ज्यादा हैं। उसने लॉजिक चुना और पहली बार उसके दिमाग ने कहा, गुड चॉइस राहुल। यही लेसन था, गट फीलिंग जरूरी है, पर डेटा का सपोर्ट और जरूरी। सिस्टम 1 वर्सेस सिस्टम 2। एक रात वो kahneman का नोट पढ़ रहा था। सिस्टम 1 इज फास्ट, इंट्यूटिव, इमोशनल। सिस्टम 2 इज स्लो, लॉजिकल, डेलिबरेट। उसने खुद से पूछा, मैं कौन सा सिस्टम ज्यादा यूज करता हूं? और जवाब आया, सिस्टम 1, जल्दी रिएक्ट करना, जल्दी जज करना, जल्दी डिसाइड करना। अब उसने खुद से वादा किया, हर बड़े डिसीजन से पहले 10 मिनट का पॉज रूल रखेगा। कभी भी इंस्टेंट डिसीजन नहीं, कभी भी सिर्फ इमोशन पर भरोसा नहीं। वो कहने लगा, स्लो इज स्मार्ट। द इन्वेस्टमेंट ट्रैप। कई महीनों बाद उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर उसे एक नए ऐप में इन्वेस्ट करने का मौका मिला। आइडिया एवरेज था, पर उसने ऑलरेडी 2 महीने उस प्रोजेक्ट पर लगा दिए थे। अब छोड़ना चाहता था, पर उसके अंदर की आवाज कह रही थी, इतना टाइम दिया है, अब छोड़ना मूर्खता होगी। वो फिर फंस गया संक कॉस्ट फैलेसी में, जहां हम किसी चीज को इसीलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमने उस पर टाइम या पैसा इन्वेस्ट किया है, भले वो अब बेकार हो। kahneman कहता है, डोंट कंफ्यूज पास्ट इन्वेस्टमेंट विद फ्यूचर पोटेंशियल। राहुल ने फाइनली करेज दिखाया, प्रोजेक्ट बंद किया। थोड़ा दर्द हुआ, पर दिमाग साफ हुआ। द क्लैरिटी मोमेंट। कुछ महीनों बाद वो एक टेडेक्स टॉक में गया, जहां एक स्पीकर बोला, सक्सेसफुल पीपल डोंट मेक परफेक्ट डिसीजंस, दे मेक लेस स्टूपिड वंस। राहुल मुस्कुराया। अब उसे समझ आया कि डिसीजन मेकिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि अपने दिमाग की चालें समझना है। उसने अपनी डायरी में लिखा, हर बार जब मैं सोचता हूं कि मैं समझदार हूं, तभी मेरा दिमाग मुझे बेवकूफ बनाता है। राहुल अब जान चुका था, हर डिसीजन 2 दिमाग लेते हैं, एक तेज सोचने वाला और एक धीरे सोचने वाला, और दोनों की लड़ाई ही इंसान की जिंदगी की दिशा तय करती है। अब वो हर सुबह मिरर में खुद से कहता, सोच धीरे, जी समझदारी से। और यही था उसका नया मंत्र। आगे आएगा स्मृति का जाल, द मेमोरी ट्रैप, जहां राहुल सीखेगा कि हमारा दिमाग कैसे कहानियां गढ़ता है और हमें झूठे सचों पर यकीन दिला देता है। स्मृति का जाल, द मेमोरी ट्रैप, जहां यादें झूठ भी बोलती हैं और दिमाग कहानीकार बन जाता है। रात के सन्नाटे में राहुल अपनी बालकनी में बैठा था। चाय का प्याला हाथ में था और आसमान की ओर देख रहा था। कभी कभी उसे लगता था कि उसने अपने बीते सालों को अच्छे से जिया, लेकिन फिर दिल के अंदर से एक आवाज उठती, क्या सच में सब वैसा ही था जैसा तू सोचता है? डैनियल कैनमैन कहता है, आवर मेमोरीज आर नॉट रिकॉर्ड्स, दे आर स्टोरीज। यानी जो हम याद रखते हैं वो घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं की हमारी बनाई कहानी होती है, माइनस बीते कल का झूठ। राहुल अपनी पुरानी डायरी पलटने लगा। उसने 2019 में लिखा था, मैंने उस दिन हार नहीं मानी थी, मैं आखिर तक लड़ा था। लेकिन असल में उस दिन उसने मिडवे प्रोजेक्ट छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त वो थक चुका था। अब जब वो उस मेमोरी को याद कर रहा था, तो उसने उसे ग्लोरीफाई कर दिया था, ताकि खुद को कमजोर महसूस ना हो। यही होता है मेमोरी ट्रैप नंबर 1, रिमेंबरिंग सेल्फ वर्सेस एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। हमारी एक्सपीरियंसिंग सेल्फ असल में क्या हुआ वो जानती है, पर रिमेंबरिंग सेल्फ उसे बदलकर बताती है ताकि ईगो को कंफर्ट मिले। वेकेशन पैराडॉक्स। कुछ महीनों बाद राहुल अपनी टीम के साथ गोवा ट्रिप पर गया। पूरे 5 दिन हंसी मजाक, संगीत, बारिश और पार्टीज में बीते।
लेकिन आखिरी दिन फ्लाइट डिले हो गई। 4 घंटे गर्म एयरपोर्ट में बैठे रहे। जब घर लौटा, किसी ने पूछा कैसा रहा गोवा? उसने जवाब दिया, ठीक था, थोड़ा एग्जॉस्टिंग। सुनने में अजीब लगा। 5 दिन की खुशियों को सिर्फ आखिरी 4 घंटे ने डिफाइन कर दिया। यही है पीक एंड रूल। हम किसी अनुभव को पूरा नहीं याद रखते, बल्कि सिर्फ उसका सबसे इंटेंस पल और अंतिम पल। हमारा दिमाग कहानियां नहीं, हाइलाइट मोमेंट्स याद रखता है। सिलेक्टिव मेमोरी। एक दिन राहुल ने अपने दोस्त से झगड़ा किया। दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे। राहुल को साफ याद था गलती उसकी नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद उस दोस्त ने कॉल किया और कहा, भाई रिकॉर्डिंग सुन ले, तेरे ही वर्ड्स थे वो। राहुल शॉक में था। उसे सच में याद नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में चला गया था। उसने वो मेमोरी सप्रेस कर दी थी जो उसकी इमेज को चोट पहुंचा सकती थी। यही होता है मेमोरी ट्रैप नंबर 2, सेल्फ सर्विंग बायस इन मेमोरी। हम वो बातें याद रखते हैं जो हमें सही दिखाएं और भूल जाते हैं जो हमें गलत साबित करें। द इल्यूजन ऑफ रिमेंबरिंग। राहुल ने अपनी चाइल्डहुड की फोटो देखी। वो फोटो एक मेले की थी जहां वो हंस रहा था। उसे याद आया, हाँ मुझे याद है, उस दिन मैंने जायंट व्हील पर राइड ली थी। लेकिन कुछ साल बाद उसकी माँ ने बताया, बेटा उस दिन तू चढ़ा ही नहीं था, तू डर गया था। वो हक्का बक्का रह गया। वो मेमोरी जो उसे इतनी साफ याद थी, असल में कभी हुई ही नहीं थी। यही होता है मेमोरी ट्रैप नंबर 3, फॉल्स मेमोरी इफेक्ट। हम बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं और दिमाग उसे सच मानने लगता है। रीराइटिंग द पास्ट। अब राहुल ने समझ लिया था कि उसका दिमाग किसी कहानीकार से कम नहीं है। हर बार जब वो अपने अतीत को याद करता, वो थोड़ा थोड़ा उसे एडिट कर देता था। कभी वो खुद को हीरो बना देता, कभी विक्टिम, और धीरे धीरे वो उस एडिटेड वर्जन को असलियत मानने लगता था। कैनमन ने लिखा था, वी कंफ्यूज द एक्सपीरियंस ऑफ रिमेंबरिंग विद द एक्सपीरियंस इटसेल्फ। मतलब हम याद करने की भावना को असली अनुभव समझ लेते हैं। मेमोरी एंड डिसीजन। एक दिन राहुल की कंपनी को फिर एक बड़ा डिसीजन लेना था। पिछली बार के फेलियर की याद उसे रोक रही थी। वो सोच रहा था, पता नहीं फिर फेल ना हो जाऊं। लेकिन उसने खुद से पूछा, क्या वो फेलियर उतना पेनफुल था जितना मैं याद कर रहा हूं? जब उसने डायरी पढ़ी, उसे एहसास हुआ कि उस समय का डर अब की याद में एग्जैजरेट हो गया है। वो दर्द बढ़ चुका था, जबकि असली मोमेंट इतना बड़ा नहीं था। और तभी उसे समझ आया, हमारा दिमाग पास्ट को बड़ा और प्रेजेंट को छोटा दिखाता है, ताकि हम एक्शन लेने से डरें और कंफर्ट जोन में रहें। फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन। अब राहुल ने एक नया हैबिट बनाया। हर दिन रात को वो अपनी यादों को फैक्ट चेक करता। वो खुद से पूछता, क्या ये सच में ऐसा हुआ था या बस मुझे ऐसा लगता है? क्या मैंने इस मेमोरी को कभी दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस किया है? क्या मैं इसे ईगो बचाने के लिए बदल रहा हूं? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, उसका दिमाग अब साफ हो रहा है। अब वो पास्ट को सिर्फ रेफरेंस की तरह यूज करता था, प्रूफ की तरह नहीं। कैनमन कहता है, द रिमेंबरिंग सेल्फ ड्राइव्स आवर चॉइसेस, नॉट द एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। मतलब हम आने वाले डिसीजंस उसी एडिटेड पास्ट पर आधारित करते हैं जो शायद कभी हुआ ही नहीं। अब राहुल जानता था, अगर उसे सच्ची ग्रोथ चाहिए तो उसे अपने दिमाग के कहानीकार को पहचानना होगा। वो मिरर में खुद को देखता और मुस्कुराता, अब मैं अपनी यादों से नहीं, अपने अनुभवों से जीऊंगा। भविष्य की भूलें, द प्लानिंग फैलेसी। जहां राहुल सीखेगा कि क्यों हम फ्यूचर को हमेशा आसान मानते हैं और कैसे इस इल्यूजन से बाहर निकलकर प्लानिंग में मास्टरी लाई जा सकती है। शानदार। तो अब हम पहुंच चुके हैं राहुल की यात्रा के ऑलमोस्ट अंतिम लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल चैप्टर पर, भविष्य की भूलें, द प्लानिंग फैलेसी, जहां सपने और हकीकत के बीच की दूरी समझ में आती है। रात के 2 बजे थे। राहुल अपनी कंपनी के न्यू ऐप लॉन्च की प्लानिंग कर रहा था। टेबल पर 4 नोटबुक्स फैली थीं, कैलेंडर खुले थे और पोस्टिट नोट्स दीवार पर चिपके थे। उसकी आंखों में चमक थी, इस बार सब परफेक्ट चलेगा। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आती गई, केओस शुरू हुआ। टीम डिले करने लगी, एक्सपेंसेस बढ़ गए, टेस्टिंग में बग्स निकलने लगे और फिर राहुल को कहनमैन की वो लाइन याद आई, वी आर ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बिकॉज वी इग्नोर
द पास्ट, यानी ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ प्लानिंग। राहुल ने टाइमलाइन बनाते समय एक क्लासिक मिस्टेक की थी। उसने बेस्ट केस सिनेरियो लिखा था, वर्स्ट केस नहीं। जैसे डिजाइन 5 दिन अगर सब स्मूथ चले, टेस्टिंग 2 दिन अगर कोई बग ना निकले, लॉन्च 1 दिन अगर इंटरनेट परफेक्ट रहे। यानी हर स्टेप में अगर सब सही हुआ तो लिखा था। पर जिंदगी में सब सही कब होता है? कहनमैन इसे कहते हैं प्लानिंग फैलेसी। जब हम किसी टास्क के लिए अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं और ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ प्लानिंग। राहुल ने टाइमलाइन बनाते समय एक क्लासिक मिस्टेक की थी। उसने बेस्ट केस सिनेरियो लिखा था, वर्स्ट केस नहीं। जैसे डिजाइन 5 दिन अगर सब स्मूथ चले, टेस्टिंग 2 दिन अगर कोई बग ना निकले, लॉन्च 1 दिन अगर इंटरनेट परफेक्ट रहे। यानी हर स्टेप में अगर सब सही हुआ तो लिखा था। पर जिंदगी में सब सही कब होता है? कहनमैन इसे कहते हैं प्लानिंग फैलेसी। जब हम किसी टास्क के लिए अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं और ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं। ऑप्टिमिज्म बायस इन रियल लाइफ। एक दिन राहुल के मेंटर ने उससे पूछा, बेटा पिछले 5 प्रोजेक्ट्स में कितनी बार टाइमलाइन सही निकली थी? राहुल चुप हो गया। उसने खुद सोचा, एक भी नहीं। हर बार उसे लगा था इस बार मैं तैयार हूं, और हर बार कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ था। यही है ह्यूमन नेचर। हम फ्यूचर को परफेक्ट पिक्चर की तरह इमेजिन करते हैं क्योंकि दिमाग को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं। हम होप के लेंस से देखते हैं, रियलिटी के नहीं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। लॉन्च के 10 दिन पहले राहुल ने एक्स्ट्रा टीम हायर की। उसे लगा अब कंट्रोल मेरे हाथ में है, पर असली कंट्रोल कभी किसी के पास नहीं होता। सर्वर क्रैश हुआ, डिजाइनर बीमार पड़ा, मार्केटिंग टीम ने डीले किया। वो सोच रहा था इतनी मेहनत के बाद भी सब हाथ से निकल कैसे गया? और फिर उसे समझ आया, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बायस। हम मान लेते हैं कि हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि असलियत में हम सिर्फ अपने एफर्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट्स नहीं। द इनसाइड वर्सेस आउटसाइड व्यू। राहुल ने प्लानिंग के लिए सिर्फ अपनी टीम की एस्टिमेट्स ली थी। हम कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, पिछली बार की मिस्टेक्स नहीं होंगी। पर किसी ने बाहर से प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखा। कहनमैन इसे कहते हैं इनसाइड व्यू वर्सेस आउटसाइड व्यू। यानी हम खुद को अलग मानते हैं, हम फेल नहीं करेंगे। आउटसाइड व्यू आंकड़ों के हिसाब से 90% स्टार्टअप्स डीले करते हैं। जब राहुल ने डेटा देखा तो शॉक हुआ। पिछले 50 टेक लॉन्चेस में एवरेज डिले 40 दिन का था, वो भी उन्हीं स्टेप्स पर जिन पर वो कॉन्फिडेंट था। टाइम डिस्काउंटिंग। प्रोजेक्ट में एक और ट्रैप था, प्रोक्रेस्टिनेशन डिस्गाइज्ड एज ऑप्टिमिज्म। टीम हर बार कहती अभी तो टाइम है, बाद में कर लेंगे, क्योंकि दिमाग फ्यूचर के पेन को कम और प्रेजेंट कंफर्ट को ज्यादा महसूस करता है। इसको कहते हैं प्रेजेंट बायस। हम फ्यूचर पेन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। राहुल ने महसूस किया प्लानिंग फैलेसी सिर्फ फ्यूचर की गलती नहीं है, ये प्रेजेंट की लत है। हम आज के कंफर्ट के लिए कल की परेशानी खरीद लेते हैं। द मिरर चेक। एक दिन राहुल ने कहनमैन की किताब बंद की और मिरर में खुद को देखा। उसने कहा, मैं हर बार फ्यूचर को अंडर एस्टिमेट करता हूं क्योंकि मैं अपनी कैपेसिटी ओवर एस्टिमेट करता हूं। उस दिन उसने प्लानिंग का नया तरीका अपनाया, प्री मॉर्टेम मेथड। कहनमैन लिखते हैं, इमेजिन योर प्लान हैज फेल्ड, नाउ आस्क व्हाट वेंट रॉन्ग। राहुल ने अपनी टीम से कहा, अज्यूम की प्रोजेक्ट ऑलरेडी फेल हो गया है, बताओ क्यों। और हर मेंबर ने ऑनेस्ट लिस्ट बनाई। बग्स, ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ टेस्टिंग, टाइम शॉर्टेज। और रिजल्ट क्या हुआ? उनकी प्लानिंग 3 गुना रियलिस्टिक हो गई और लॉन्च टाइम पर हुआ। लर्निंग द रियल मीनिंग ऑफ प्लानिंग। लॉन्च के दिन राहुल बालकनी में खड़ा था, रेन ड्रिजल हो रही थी और मोबाइल स्क्रीन पर ऐप लाइव दिख रहा था। सब मुस्कुरा रहे थे। वो बोला, प्लानिंग का मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना है। उसने सीखा रियल सक्सेस इक्वल्स प्रिपरेशन टाइम्स अडेप्टेबिलिटी। हम कभी फ्यूचर को नहीं बदल सकते, पर खुद को हर फ्यूचर के लिए रेडी बना सकते हैं। डैनियल कहनमैन के वर्ड्स में, द फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल बट आवर इल्यूजन्स आर प्रिडिक्टेबल। राहुल अब जानता था प्लानिंग का काम फ्यूचर को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने दिमाग की ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना है।
अब वो हर प्रोजेक्ट से पहले ये 3 लाइंस लिखता था। 1, मैं जो सोचता हूं वो हमेशा सच नहीं होता। 2, टाइम हमेशा कम पड़ता है। 3, वर्स्ट केस ही मोस्ट लाइकली केस होता है। वो मुस्कुराया। अब मैं फ्यूचर नहीं गेस करता, मैं उससे डील करता हूं। धीरे सोचो, समझदारी से जियो। द फाइनल बैलेंस, जहां राहुल अपनी पूरी जर्नी को समझेगा और सीखेगा कि असली थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सिर्फ दिमाग की नहीं, जिंदगी की कला है। हार्ट। धीरे सोचो, समझदारी से जियो। द फाइनल बैलेंस। रात गहराई हुई थी। राहुल अपने ऑफिस की छत पर बैठा था। हवा में ठंडक थी। उसने आसमान की ओर देखा, वही आसमान जिसने उसके सारे उतार चढ़ाव देखे थे। वो खुद से बुदबुदाया, 5 साल पहले मैं सोचता था कि मैं सब समझ गया हूं। आज मुझे पता चला कि मैं खुद को भी पूरी तरह नहीं जानता था। कानमैन की किताब ने उसे सिर्फ सोचने नहीं सिखाया, बल्कि सोच को देखने का तरीका बदल दिया था। 2 माइंड्स 1 लाइफ। राहुल ने अब क्लियरली समझ लिया था, उसके अंदर 2 दिमाग हैं। एक जो जल्दी सोचता है, इमोशनल, इम्पल्सिव, रिएक्टिव। दूसरा जो धीरे सोचता है, लॉजिकल, रिफ्लेक्टिव, बैलेंस्ड। पहले वो पहले दिमाग को ही अपनी आइडेंटिटी मानता था। अब उसे पता था कि फास्ट थिंकिंग डिसीजन लेने में मदद करता है, पर स्लो थिंकिंग डायरेक्शन देता है। अब वो हर मॉर्निंग मीटिंग में कहता, स्पीड अच्छी है पर डायरेक्शन ज्यादा जरूरी है। द माइंड जिम। राहुल ने अपने दिमाग को जिम की तरह ट्रेन करना शुरू किया। हर दिन 10 मिनट का थिंकिंग एक्सरसाइज। 1, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। किसी भी प्रॉब्लम पर पहले 10 सेकंड रुकना। 2, वाई 3 रूल। हर डिसीजन से पहले 3 बार क्यों पूछना। 3, इमोशन चेक। क्या ये डिसीजन लॉजिक से आया है या ईगो से। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो अब सिर्फ सोच नहीं रहा था, बल्कि सोच के ऊपर सोच रहा था। कानमैन इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी सोच को समझने की सोच। नॉइज वर्सेस क्लैरिटी। पहले राहुल हर ओपिनियन से प्रभावित हो जाता था। टीम बोले तो हाँ, इंटरनेट बोले तो हाँ, डर बोले तो हाँ। अब वो नॉइज और सिग्नल में फर्क करना सीखा। हर दिन सिर्फ वही चीजों पर फोकस करता जो उसके वैल्यू से जुड़ी हों, बाकी सब नॉइज इग्नोर। वो कहता था कि हर चीज पर रिएक्ट करना बुद्धिमानी नहीं, क्लैरिटी का दुश्मन है। द चॉइस एक्सपेरिमेंट। एक दिन राहुल ने टीम मीटिंग में सबको एक एक्सपेरिमेंट दिया। उसने पूछा कि अगर तुम्हारे पास 2 रास्ते हों, एक आसान, दूसरा मीनिंगफुल, तो कौन सा चुनोगे। टीम चुप रही। फिर राहुल ने कहा कि थिंकिंग फास्ट आसान डिसीजंस देता है, पर थिंकिंग स्लो मीनिंगफुल जिंदगी देता है। वो समझ चुका था कि तेज सोच हमेशा एफिशिएंसी देती है, पर धीरे सोच समझदारी देती है। द ग्रोथ ऑफ अवेयरनेस। अब राहुल हर छोटी चीज में पैटर्न्स देखने लगा था। कब वो फास्ट माइंड में चला जाता है, कब स्लो मोड में, वो ऑब्जर्व करता था। एग्जाम्पल, ट्रैफिक में कोई हॉर्न मारे, पहले इंस्टेंट को सहता, फिर वो पॉज लेता। ये फास्ट माइंड है। धीरे से सांस लेता, सिचुएशन बदल जाती। वो हंस कर कहता, कभी कभी जीत सिर्फ अपने गुस्से पर पॉज लेने में होती है। द फाइनल मिरर। एक दिन उसने कानमैन का कोट पढ़ा, द ईजिएस्ट पर्सन टू फूल इज योर सेल्फ। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ और बोला, हाँ, मैंने खुद को बहुत बार फूल किया है, कभी इल्यूजन से, कभी ईगो से, कभी स्पीड से। फिर वो गहरी सांस ली और बोला, लेकिन अब मैं खुद को देखना सीख गया हूं, यही असली बुद्धिमानी है, खुद से ईमानदारी। द स्लो रेवोल्यूशन। 1 साल बाद राहुल की कंपनी सफल थी, पर असली सफलता थी उसकी सोच में शांति। अब वो हर चीज को कंपटीशन नहीं, कॉम्प्रिहेंशन से देखता था। लोग पूछते, राहुल, सक्सेस का सीक्रेट क्या है। वो मुस्कुराता और कहता, धीरे सोचो, समझदारी से जियो, क्योंकि तेज सोच तुम्हें दौड़ा सकती है, पर धीरे सोच तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाती है। फाइनल लेसन ऑफ द जर्नी। डैनियल कानमैन के शब्दों में, नथिंग इन लाइफ इज एज इंपॉर्टेंट एज यू थिंक इट इज व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट। यानी हर इमोशन, हर फियर, हर एक्साइटमेंट उस पल में बड़ा लगता है, पर असल में वो उतना बड़ा नहीं होता जितना हमारा दिमाग उसे बना देता है। राहुल अब जान चुका था कि सोचना भी एक कला है, और कला तभी सुंदर होती है जब उसमें ठहराव हो। वो आखिरी बार आसमान की तरफ देखता है और कहता है, अब मैं अपने दिमाग का मालिक हूं, उसका गुलाम नहीं।